इंडस वाटर ट्रीटी स्ट्रिक्टली एक बाइलैटरल इशू है। बाइलैटरल इशू मतलब कि सिर्फ दो मुल्कों के बीच का मसला। और जब IWT का पानी इंडिया ने रोक दिया, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी पर झटका पड़ा है। पाकिस्तान जानता है कि आज की तारीख में मिलिटरीली और इकोनॉमिकली पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है कि वो इंडिया के सामने उसे इन फील्ड्स में मुकाबला दे। पाकिस्तान अपने चौक और चौराहों को वापस हिंदू नाम देना चाहता है, सिर्फ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक नकली एक बेस में कि देखिए हम तो माइनॉरिटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि वहां पे ना हिंदू बचा ना सिख बचा। देखिए ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब जितने भी मॉडर्न वॉरफेयर हैं वो सिर्फ मिसाइलों के दम पे नहीं लड़े जा रहे, वो नैरेटिव्स के वॉर पे भी लड़े जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने ये एक फ्रेज इख्तियार किया, वेपनाइजिंग ऑफ वाटर। नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अफ्तर पांडे। भारत के इंडस वाटर ट्रीटी पर सख्त रवैये से पाकिस्तान बहुत परेशान है। जब पानी रोका गया तब ये तमाम खबरें आई कि पाकिस्तान के साइड में सूखा पड़ गया। ये इतना परेशान है पाकिस्तान के इस समय दुनिया के अन्य देशों के सामने जाकर ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत पर दबाव डाला जाए। और ये बात हाल ही में कनाडा से पाकिस्तान पहुंची। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के सामने भी पाकिस्तान ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत पर दबाव डाला जाए। आखिर पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों ले जा रहा है? दुनिया के अन्य देशों के सामने क्यों कह रहा है? क्या दुनिया इस मुद्दे को लेकर भारत पर दबाव डाल सकती है? और क्या पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़े, वहां पर किस तरह का माहौल है? इन तमाम पहलुओं को आज हम रण क्षेत्र में चर्चा करेंगे। और इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम, जय हिंद सभी दर्शकों को। जय हिंद सर। हाँ जी, जय हिंद सर। सर सबसे मेरा पहला सवाल यही है कि कनाडा के विदेश मंत्री पाकिस्तान गई, उनके सामने पाकिस्तानियों को यह कहना कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको लेकर भारत पर दबाव डाला जाए या भारत ने जो फैसला लिया है वो गलत किया है, इससे पाकिस्तान एक्चुअली में चाहता क्या है? देखिए राम, ये टॉपिक शुरू करने के लिए पहली चीज मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं सभी दर्शकों को जो ये देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि इंडस वाटर ट्रीटी स्ट्रिक्टली एक बाइलैटरल इशू है। बाइलैटरल इशू मतलब कि सिर्फ दो मुल्कों के बीच का मसला। ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एक फैसिलिटेटर था जिसने इंडिया पाकिस्तान को एक टेबल पे बिठा के बोला कि आप एक अग्रीमेंट कर लो ताकि ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा और सभी पक्ष इसमें, इंडिया और पाकिस्तान, अपने अपने एग्रीकल्चर पे ध्यान भी दे सकते हैं और उसकी आवाम के लिए भी फायदेमंद रहेगा। पर मैं अभी भी ये बोल रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक एक विचोला नहीं है, आर्बिट्रेटर नहीं है, ना ही कोई इन्फोर्समेंट वाली अथॉरिटी है, ठीक है, और गारंटर भी नहीं है। उसने तो सिर्फ एक सुझाव दिया था कि आप ये कर लो तो इकोनॉमिकली फायदा होगा आप दोनों को। आज की तारीख में जब कहा कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते और जब IWT का पानी इंडिया ने रोक दिया, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी पर झटका पड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी अभी गर्मियां गुजर के चुकी हैं। जैसी गर्मियां अभी होके हटी हैं, इन्होंने कोई भी फसल ढंग से नहीं उगी और पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है, तो इनके फार्मिंग पे बेसिकली बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है पाकिस्तान के, ठीक है। तो अब ये जो पूरी स्थिति है और जिस तरीके से ये मतलब कनाडा के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, अमेरिका के पास भी गुहार लगा रहे हैं, है ना, ब्रिटेन से ये अपनी मिन्नतें कर रहे हैं पाकिस्तानी कि प्लीज आप इंडिया से बात करें, इंडिया को बोलें कि इंडस वाटर ट्रीटी दोबारा चालू करें। तो मेरा पहला सवाल है कि आप भी यही सवाल सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने कनाडा को ही क्यों अप्रोच कर रहा है। देखिए
कनाडा और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कनाडा में बसी हुई है। तो जो ठीक बात है। हमारा एनआरआई डायस्पोरा है वो अमेरिका में भी बहुत बड़ा है, कनाडा में भी बहुत बड़ा है और ब्रिटेन में भी बहुत बड़ा है। और ये तीनों जगह पाकिस्तानी इन्हीं 3 मुल्कों में गुहार लगा रहे हैं और जो इंडिया के एनआरआई हैं उनको इन्फ्लुएंस करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की सरकारों में आप प्रेशर डालें ताकि इंडिया पानी बहाल कर दे। ठीक है। और पाकिस्तान जानता है कि आज की तारीख में मिलिटरीली और इकोनॉमिकली पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है कि वो इंडिया के सामने उसे इन फील्ड्स में मुकाबला दे या कोई आर्ग्यूमेंट पेश करे। ठीक है। और एक ही विकल्प बचा है कि आप एक इंटरनेशनल परसेप्शन या एक माहौल क्रिएट कर दो जिसमें कि ऐसे लगा कि आप एक लीगल लड़ाई अब जीत रहे हो, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हो। ठीक है। तो ये जो शिफ्ट है, जो ये इशू था जो साउथ एशिया में है, अब पाकिस्तान इसे एक इंटरनेशनल ओपिनियन बेस्ड बनाना चाहता है। तभी पाकिस्तान के अंदर वो इंडस वाटर ट्रीटी पे इन्होंने कॉन्क्लेव किया था जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन सिंध के लोगों की वजह से है, पाकिस्तान की वजह से है। तो पहली चीज तो मैं इतना बोलूंगा कि ये सिविलाइजेशन इंडियंस की है। हाँ, तब तो पाकिस्तान वजूद में भी नहीं था। हाँ, और पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। वो तो हमारा बड़प्पन था कि हमने इन्हें बोल दिया कि चलो आपको रिलीजन बेसिस पे अलग होना है तो अब रिलीजियस बेसिस पे अपना मुसलमान मुल्क बना लो। पाकिस्तान अपने चौक और चौराहों को वापस हिंदू नाम देना चाहता है, सिर्फ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक नकली एक बेस में कि देखिए हम तो माइनॉरिटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि वहां पे ना हिंदू बचा ना सिख बचा आज पाकिस्तान की हालत में। मतलब कोई है ही नहीं वहां पे। गुरुद्वारा अभी 125 साल पुराना तोड़ा गया है और ये माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन की बातें करते हैं। ठीक है। तो मैं इतना बोलूंगा कि ये जो नरेटिव है ये इस्लामाबाद उम्मीद कर रहा है कि जैसे ना तैसे कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर इंडिया के ऊपर बन जाएगा और इसको फिर पाकिस्तान एक लीगल स्टैंड पॉइंट के तौर पे एक प्रेशर पॉइंट बना के ये एक इंटरनेशनल ओपिनियन बना देगा कि इंडिया गलत कर रहा है। ठीक है। ठीक बात सर। नैरेटिव पे मैं नैरेटिव वाले पॉइंट पे आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहूंगा क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि दुनिया इस मुद्दे पर भारत पर कोई दबाव बना सकती है? क्योंकि ये जो पूरा ट्रीटी है ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, दुनिया के किसी देश का कोई इसमें रोल नहीं है। इंटरनेशनल डायस्पोरा अपने आप सवाल करेगा कि जो पाकिस्तान में एबटाबाद में जो ओसामा बिन लादेन मिला उसका क्या? जो हिंदुस्तान बार बार बोल रहा है कि ये ट्रीटी नहीं काम करेगी जब तक आप आतंकवाद खून हिंदुस्तान का बहा रहे हो तो पानी नहीं बहेगा। ठीक है। तो ये एक अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई का आपको कोऑपरेशन चाहिए तो आपको आतंकवाद को गिव अप करना पड़ेगा इन टोटलिटी। ये भी नहीं कि गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाली कहानी भी लेके बैठ जाते हैं ये लोग, तो वो भी नहीं अब चूरन दुनिया लेने वाली है। ठीक है। तो पहली चीज तो कोई भी सोवरेन स्टेट जो है ना दुनिया में, वो बेसिकली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड करता है। तो इंडिया भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पानी को रिसोर्स को सेफगार्ड कर रहा है कि वो दुश्मन के हाथ में ना लगे, क्योंकि अगर ये पानी पाकिस्तान में गया उनका एग्रीकल्चरल यील्ड बढ़ेगा, वो एग्रीकल्चर यील्ड करेंगे, फिर ये जितने भी मरकज हैं इन किसानों के पास आके जबरन पैसे लेंगे और उन पैसों से फिर ये हथियार लेंगे दर्रा में और फिर पीओजे में रावला कोर्ट में ये इनको बुलवाएंगे और मुजफ्फराबाद में इन्हें दौराए आम और दौराए खास की ट्रेनिंग देंगे और फिर इंडिया का रुख करते हुए बोलेंगे वो है आपका निशाना। तो पानी तो नहीं आने वाला, ये चीज तय है। ठीक बात सर। दूसरी बात एक समझने वाली है कि जब भी पाकिस्तान किसी दूसरे देश से इस मुद्दे पर बात करता है तो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करता है।
उसको भी पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को लेकर, इस पॉइंट को लेकर दुनिया भर में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में और दुनिया भर में जा रहा है। क्या वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि भाई पाकिस्तान विक्टिमहुड है, जबकि भारत में जितने भी टेररिज्म एक्ट होते हैं उसके तार पाकिस्तान से जोड़ते हैं, तो खुद टेररिज्म फैलाता है, उसके बाद ये विक्टिमहुड जो एस्पेक्ट है उसको भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है दुनिया भर में। देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब जितने भी मॉडर्न वॉरफेयर हैं वो सिर्फ मिसाइलों के दम पे नहीं लड़े जा रहे, वो एक नरेटिव्स के वॉर पे भी लड़े जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने ये एक फ्रेज इख्तियार किया, वेपनाइजिंग ऑफ वाटर, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्क्लेव रखा था पाकिस्तान में अभी पिछले महीने, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एनजीओ, ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को एक्टिवेट कर देगा, उनको पैसे खिलाएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के ऑर्गेनाइजेशंस को बोलेगा कि आप पार्टिसिपेट करें, पाकिस्तान फंड करेगा, आप इंडिया के खिलाफ बोलें, ठीक है। तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस इन्फ्लुएंस होंगी, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, है ना, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको अब पाकिस्तान धीरे धीरे पैसे खिलाएगा और इट विल ट्राई कि इंडिया को फ्रेम करो, इंडिया को फंसाओ कि वो पानी का गलत एक इस्तेमाल कर रहा है, उसे हथियार बना रहा है हमें पानी डिनाई करके, ठीक है। और ये ज्यादातर जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर है पाकिस्तान का, जैसे बिलावल भुट्टो बोल रहा था, फिर उनका जो आईएसपीआर का जो जनरल है वो भी बयानबाजी देने लग गए हैं कि आप पानी बंद कर दोगे हम सांस बंद कर देंगे, है ना। वो बिलावल भुट्टो बोल रहा था खून की नदियां बहेंगी। ये एक नरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि अब तो लड़ाई इसी की वजह से ही होगी, अगर होगी। ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आतंकवाद रोक दो, है ना, हम खून नहीं बहाएंगे, हम बेगुनाह हिंदुस्तानियों को नहीं मारेंगे, हम इलीगल पाकिस्तानी टेररिस्ट को मतलब हम इन्फिल्ट्रेट नहीं कराएंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे, हम मरकज बंद कर देंगे। मतलब टर्मिनेशन ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के सफाई पे कोई बात ही नहीं हो रही, कोई भी बात नहीं हो रही है आतंकवाद को लेके। बस ये हो रहा है पानी रोक दिया हम मार देंगे, पानी रोक दिया हम काट देंगे, पानी रोक दिया भारत बुरा है। ये नहीं पूछ रहे कि इसकी बुनियाद क्या है, वाई हैज इंडिया डन इट, उस पे ये सवाल करना नहीं चाहते। तो ये पाकिस्तान की एक वीक पॉइंट है जो कि इंटरनेशनल लॉ और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जानती हैं कि ट्रीटी ये जो थी इंडस वाटर ट्रीटी, ये इन गुड फेथ इंडिया ने साइन की थी कि हम इनकी मदद करते हैं, पड़ोसी हैं, है ना, इनको डेवलपमेंट में मदद करेंगे। जैसे कि कहा था कि नेहरू ने पैसे भी दिए कि आपने ये जो कनाल बनाने तो इसका एम्बैंकमेंट वगैरह के लिए आप इस्तेमाल करो और अपनी मुल्क की तरक्की करवाओ, एग्रीकल्चर में अच्छा करो, और है ना, आप भी डेवलप हो जाओ, हम भी डेवलप हो रहे हैं। तो ये निशानियां होती हैं एक अच्छे नेबर की। ये नहीं था कि नेहरू ने बाई इंटेंट, कुछ गलत इंटेंट नहीं था, अच्छे रिश्तों के लिए नेहरू जी ने ये किया था। पर इसका गलत फायदा उठाया पाकिस्तान ने, जब वो खून के साथ पानी को भी उन्होंने गारंटेड ले लिया कि भाई इनका खून भी बहाते रहो, पानी तो आ ही रहा है, तो हमारा मुद्दा मीट हो गया। अब अपना काम बनता तेल लेने जाए जनता। तो अब ये तेल वो अब हमारे हथियारों में तेल लग रहा है, अच्छे से तैयारी हो रही है ऑफ सिंदूर 2.0 की, तो उनसे इनकी हजामत होगी। और ये अभी भी नहीं मान रहे हैं। अभी भी परसों रजौरी में इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन बिड कराया, इन्होंने काफी फायर डाला हमारी पोस्टों पे ताकि इन्फिल्ट्रेट करवा सके आतंकवादियों को। तो देखिए ये गेम अब पुरानी हो चुकी है, ये होगा नहीं। और अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो अब सीधी पाकिस्तानी पोस्टें उड़ाई जाएंगी, उसके अलावा और कोई जवाब इन्हें समझ भी नहीं आता है। ठीक है, बात है सर। पाकिस्तान ने कोशिश की है कि इंडिया को आइसोलेट कर दे पानी के दम पे और डिप्लोमेटिक बैटल शुरू करते, जो कि होने नहीं वाला है। ठीक बात है सर। सर एक खबर अब अफगानिस्तान के बॉर्डर से, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां पर आई है। वहां पे
ये खबरें आ रही हैं कि एक एंटी तालिबान ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हुआ है जिसका नाम है सिपाहियन ए मिहान, अगर मैं प्रॉपर प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो। सोल्जर्स ऑफ अगर द होमलैंड। हाँ, सोल्जर्स ऑफ द होमलैंड, जो कि तालिबान से लड़ रहा है और उसने शायद एक डिस्ट्रिक्ट भी कैप्चर किया, उसको लेके बाद में फिर वो तालिबान ने कैप्चर भी किया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। मेरा सवाल ये उठता है कि जो उस बॉर्डर पे है, अब तक पाकिस्तान की फौज या फ्रंटियर फोर्स इनकी और तालिबान के बीच में फाइट हो रहा है, तो क्या अब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से लड़ने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जो उनसे लड़ सके, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं फाइट में सक्सेस हो पा रहे हैं? आखिर ये है क्या, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी खबरों में आ रही है? देखिए, ये सिपाही ये मिहान, ये जो है, ये आप कह लें एक किस्म से एक नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट का एक उसे चेहरा दिया जा रहा है कि अगर आप एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं, अगर आप पाकिस्तान मुल्क की ओर आपकी वफादारी है, तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। बेसिकली इनके पास आतंकवादी फाइटर भी कम पड़ गए हैं, इतने ज्यादा कैजुअल्टियां हो रही हैं, इनके पास बंदे बहुत कम हैं। और अब ऑप सिंदूर के बाद तो मरकजों में कोई जाना ही नहीं चाहता है। कहते हैं कि है ना, कलमा पढ़ते पढ़ते कौन मरना चाहेगा, है ना, मिसाइल के हाथों। तो इनमें बहुत खौफ का माहौल आ गया है। काफी लोग ये जो तंजीमें हैं इनको ज्वाइन नहीं करना चाहते। वो अब गल्फ या सऊदी या कहीं पे जाके वो अपनी भीख मांगेंगे या लेबर करेंगे या कुछ भी, पर इसमें इन सबको पता लग गया कि डेड एंड है। और एक तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी फेल हो गई अपने एयर डिफेंसेस को इस्तेमाल करने में और ये मरकजों की प्रोटेक्शन में, तो हाफिज सईद, ये मसूद अजहर, इन सबको पता लग गया है कि पाकिस्तान फौज की औकात क्या है और ये कितने पानी में है। तो इसलिए अब कोई आगे उभर के आ नहीं रहा है। और मरकजों में भी एक कंफ्यूजन है कि वो किस मुंह से यूथ को इंकरेज करें ये मरकजों में आने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का इतना बुरा हाल है कि वो कभी भी गिर सकती है जब अगली लड़ाई लगे, क्योंकि इनके पास ऑयल रिजर्व ही नहीं है। ठीक है, तो अफगान बॉर्डर पे जो ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन आया है जो तालिबानियों से लड़ रहा है, ये इसकी जो बनावट है, या इसको भी तो पाकिस्तानी फौज नहीं बनाया होगा, क्योंकि डायरेक्ट फौज शायद तालिबानियों से जीत नहीं पा रही है, अगर ग्राउंड फाइट की बात करूं तो। देखिए, ये जो पुराने जो इनके आतंकी गुट है, इनके आपस में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है, क्योंकि वो काफी पावरफुल हो गए हैं और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इसको मन में नजर रखते हुए ये अब और भी गरीब और न्यूट्रल लोगों को सड़कों से उठा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये सिपाहियां मिहान के अंदर शामिल कर रहे हैं। और पते की बात यह है कि जो आम सवाल होते हैं कि ये ग्रुप तो इन्होंने बना ली, इसका पैसा कहां से आ रहा है, इसके हथियार कहां से आ रहे हैं, कम्युनिकेशन कहां से कर रही है, इनको इंटेलिजेंस कौन दे रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी आतंकी संगठन पाकिस्तान के अंदर अपने अकेले दम पे, आइडियोलॉजी के दम पे नहीं चलता है। ठीक है, हर एक इंसर्जेंसी ग्रुप को लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और इन्हें लोकल नेटवर्क भी चाहिए। ठीक है, और अफगान लोगों के बारे में भी चर्चा हो रही है कि इनकी फंडिंग भी कहां से आ रही है ना। और फिर इसके अंदर पुराने रिटायर्ड जो एसएसजी के कमांडोज हैं, जो अब पेंशन पे हैं, उनको इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, रीजनल इंटेलिजेंस वाले नेटवर्क एक्टिवेट किए जा रहे हैं। प्राइवेट सपोर्टर बहुत है, क्योंकि पैसा प्राइवेट प्लेयरों से आ रहा है। तो जो जैसे कि पाकिस्तान में बिल्डर हो गए, है ना, बिजनेसमैन हो गए, जमींदार हो गए, जिनके पास पैसा ज्यादा है, तो पाकिस्तान आर्मी इनसे भी पैसा एक्सटॉर्ट करती है मंथली बेसिस पे, इन दी नेम ऑफ डोनेशन, कि आप डोनेशन दीजिए और हम अपने मजहब को और मजबूत करेंगे। और ये मजबूती होती है ऐसे आतंकी तंजीमों को, नए तंजीमों को खड़ा करना। ठीक है, और बाकी देखें, एफएटीएफ का भी थ्रेट है, तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर जांगवी, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के फाइनेंशियल डेटाज और इंडिविजुअल सब स्कैनर के अंदर है। तो इन्हें जब दूर भागना होता है, तो ये अब जैसे इन्होंने पैफ बना दिया था, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फोर्स। ठीक है वो लश्कर तैयबा का ही ग्रुप। ठीक है, तो इन्होंने वैसे ही ये वाला ग्रुप बना दिया है। ठीक है, सिपाही मिहान,
तो अब ये इन्होंने अफगानियों के खिलाफ खड़ा किया है, नॉट अगेंस्ट इंडिया, अफगान फ्रंट के खिलाफ किया है। जैसे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ये बना रहे हैं तालिबानियों के खिलाफ, तो वो पूरे रीजन में अब किस तरह का माहौल बनेगा? क्योंकि अच्छा तो पहले भी नहीं था, पाकिस्तान की फौज से लड़ाई होती थी तो समझ आता था, लेकिन अगर उस साइड में भी पाकिस्तान इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना के और एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर देती है, तो अब वहां पे किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये प्योरली और सोली अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। ये वाला जो मिहाने से सिपाही है, ये जो ग्रुप है, ठीक है, और ये सारे गंदे काम इनसे करवाएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। और बेसिकली ये दिस विल प्रोवाइड पाकिस्तान प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कि भाई हम तो जानते ही नहीं। तो अफगान कहेंगे हम पे हमले हो रहे हैं, फिर हम तो करा ही नहीं रहे, ये तो ये इंडिपेंडेंट ग्रुप कर रहा है, आप उन्हें बोलो। सेम जैसे लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद को इंडिया के खिलाफ इन्होंने खड़ा किया, और जब हम डोसियर देते थे, कंप्लेन करते थे कि ये हो रहा है, तो कहते थे जी हमें तो पता नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट मरकज हैं, तो ये अपनी हरकतें कर रहे होंगे, तो वी आर नॉट अवेयर। पर अब हमें डोसियर दे दो, अगर कोई क्रेडिबल प्रूफ हुआ तो हम इनको जेल या कैद करवा देंगे। और वो कैद भी कैसे होती है? हाउस अरेस्ट, ठीक है। और हाउस अरेस्ट के नाम पे 3-4 महीने में एक बड़ी रैली में उनको लेके आते थे, वो अपना लेक्चर देके दोबारा घरों में जाके बैठ जाते थे, सुरक्षित एंड सेफ, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं निकलना है। जैसे इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, अब ये वैसे ही एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी का टूल ये इन्होंने अभी खड़ा कर दिया है ना, टू काउंटर टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। क्योंकि हमें यह समझना चाहिए, आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच तनातनी बहुत ज्यादा है। तो आईएसआई से रिलेटेड और आईएसआई की जो भी टूल किट या पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस एक नए सिरे से ये न्यू आतंकी गुट तैयार कर रहे हैं, जो जिनकी आप कहें कि ईमानदारी और वफादारी सिर्फ पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रति होगी, ना कि आईएसआई के प्रति। तो ये सिपाहियां ए मिहान पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का ब्रेन चाइल्ड है, और पाकिस्तान मिलिट्री इसका इस्तेमाल करेगी सरेआम, ना कि आईएसआई। ये फर्क है। ठीक। और एक समय आएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं राम, कि आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो प्रॉक्सीज हैं, ये भी आपस में भिड़ेंगी, और आईएसआई के काफी एजेंट छूटेंगे, और इंडिया को जबरदस्त इंफॉर्मेशन देंगे इनके नेटवर्क और इनकी हरकतों को लेके। क्योंकि आईएसआई को तो पहले ही अब थ्रेट आ चुका है पाकिस्तान आर्मी का और इंटेलिजेंस का। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।